जो है वो तबाह हो गया है। अब ये इजरायली स्पाई रडार सिस्टम क्या था? इसके जरिए तेहरान में जासूसी की जा रही थी। जो बड़े लीडर्स थे ईरान के, चाहे वो मिलिट्री से जुड़े हों, एयरफोर्स से जुड़े हुए, इंटेलिजेंस से जुड़े हों, इन पर नज़र रखी जा रही थी। आईआरजीसी के बड़े अधिकारियों पर नज़र रखी जा रही थी और उसमें ये इजराइल का जो स्पाई रडार सिस्टम है इसकी अहम भूमिका थी। अंजाम क्या हुआ? उसके ठीक ऊपर खैबर मिसाइल गिरी और वो पूरी तरह से तबाह हो गया। उसके बाद खबरें जैसे जिस तरह से खबरें आई कि इजराइल के जो मिनिस्टर हैं, सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं इटामार, उनके ऊपर जो है हमला किया गया, इस तरह की खबरें आई। अभी उनकी कैसी हालत है वो पता नहीं। इसके बाद देखिए खबर क्या आती है, इस तरह की भी खबरें चल रही हैं कि जो मोसाद के चीफ हैं डेविड बानिया, इनके ऊपर हमला किया गया है और ईरान की कुछ एजेंसीज ने तो ये भी दावा किया है कि उन हमले में उनकी मौत हो गई है। इस तरह की दावे ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन इसको अभी वेरीफाई करना संभव नहीं है। दुनिया की कोई एजेंसीज इस समय इन आरोपों को जंग के बीच में वेरीफाई नहीं कर सकती, लेकिन ये ज़रूर है कि करीब 5 बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह हुई। ईरान की तरफ से ये कहा गया कि एक बिल्डिंग में ये बंकर में थे और उसके ऊपर निशाना साधा गया। अब आप 2-3 बात देखिए कि स्पाई एजेंसी सबसे बड़ी मोसाद, जो कि हर ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, उसके 5 ठिकानों पर हमले होते हैं। यानी आप देखिए कितना स्पेसिफिक रडार्स के जरिए या नेविगेशन की स्पेसिफिक जानकारी थी ईरान के पास कि मिसाइल्स कहाँ गिराना है। इसका मतलब बड़े स्तर पर रडार के लेवल पर मदद हो रही है। यानी निशाने सिर्फ ऐसे नहीं साधे जा रहे कि बस आंख बंद करके मिसाइल गिरा दी गई, ऐसा नहीं है। बिल्कुल मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस, मोसाद के इंस्टॉलेशंस, एयरफोर्स से जुड़े इंस्टॉलेशंस, बताया जा रहा है कि इजराइल के 2 एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, जो अब रनवे वहां से टेक ऑफ नहीं हो पा रहा, इतनी ज़बरदस्त तबाही मची है। तो अब देखिए डेविड बानिया अभी कैसे हैं, क्या है, जिंदा है या नहीं, ये जब तक वो खुद बाहर नहीं आएंगे उनकी कोई तस्वीर नहीं है। इस दावे के बाद से जो ईरान ने किया है उसके बाद से देखिए कोई एजेंसी ने इसको कंफर्म भी नहीं किया, लेकिन डेविड बानिया का कोई प्रेजेंस का कोई सबूत भी सामने नहीं है। इसलिए अभी ये कहना सही नहीं है कि डेविड बानिया जिंदा है या नहीं जिंदा, लेकिन ये ज़रूर है कि लगातार मोसाद को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये है कि आपने देखा होगा कि लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है और अब ईरान ऐसी मिसाइल्स को दाग रहा है जो कि बंकर्स को तोड़ते हुए हिट कर रही हैं। हमने कई समय पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाया था, करीब 5-6 महीने पहले की बात होगी, कि जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है बंकर बस्टर बॉम्ब्स की, उसी तर्ज पर बंकर बस्टर मिसाइल्स जो है वो ईरान तैयार कर रहा है। इस तरह की खबर मैंने करीब 6 महीने पहले वीडियो में लाया था, आपको बन गया होगा। अब आप देखिए खबरें किस तरह की आ रही हैं। खबरें आ रही हैं कि ईरान की मिसाइल गिरती है कहाँ पे, तेल अवीव में या हाइफा में या बीरशेवा में, और वो बंकर को तोड़ते हुए अंदर जाके फटती है और अंदर सबकी मौत होती है। यानी पहली बात तो वो खबर सही साबित हुई बंकर बस्टर वाली, कि बंकर बस्टर मिसाइल्स हैं। और दूसरा आप देखिए ये कैसे तय हो रहा है कि किस बंकर पे कहाँ निशाना साधा जाए। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के पास ये सारी जानकारियां हैं कि इजराइल के सेना के बड़े अधिकारी कहाँ हो सकते हैं, मोसाद के बड़े अधिकारी कहाँ हो सकते हैं, बड़े पॉलिटिशियंस कहाँ हो सकते हैं, और उन सब को अब टारगेट किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों को जो कि उस मिशन में शामिल थे जिनके तहत जो है वो सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया था। अब सवाल ये है, देखिए कई सारी दुनिया की एजेंसीज़ हैं जो इस समय इस पूरे वॉर में इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रही हैं। कौन किसको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कोई नहीं जानता। रशिया की एजेंसीज केजीबी क्या काम कर रही हैं, चाइना की खुफिया एजेंसीज क्या काम कर रही हैं, अमेरिकन कई एजेंसीज है। देखिए ये वॉर सिर्फ मिसाइल और फाइटर जेट्स का वॉर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन वॉर है, खुफिया जानकारियों का वॉर है जो मल्टीपल लेवल पर काम कर रहा है। और इसमें जो है इन्फॉर्मेशन जिसके पास ज़्यादा उसका अपर हैंड। आपने कभी सोचा, आप देखिए इस बात को, कि जो अरब देशों पर हमले हुए, बहरीन में जो नेवी का अड्डा था अमेरिका का वो उड़ा दिया गया, जॉर्डन में जो सबसे बड़ा रडार लगा था वो उड़ा दिया गया। इसके अलावा आप कुवैत में देखिए जो टेक ऑफ जहाँ से होते हैं फ्लाइट जेट्स, ठीक वहाँ पर हमले होते हैं। अल उदैद बेस में जो सबसे बड़ा डोम लगा था नेविगेशन जिससे पूरी जानकारियाँ चलती थी वो उड़ा दिए गए। 4 थार्ड सिस्टम जो है उनके ऊपर मिसाइल गिरी। आप नेचर ऑफ अटैक देख रहे हैं ईरान का क्या हो रहा है। इससे 2-3 बातें बड़ी साफ है कि ईरान के पास हर वो इन्फॉर्मेशन जा रही है जो कि इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, और साथ ही अब ये भी दावे हैं कि इजराइल का कौन सा बड़ा वीआईपी कहाँ है उसको टारगेट करके हमले हो रहे हैं। इसलिए तमाम इस तरह के दावे हो रहे हैं कि जो वीडियो सामने आ रहे हैं
वो वीडियोस प्री रिकॉर्डेड हैं, ऐसे दावे नेतन्याहू को लेकर भी हो रहे हैं कि जो वीडियोस आए हैं वो पहले से रिकॉर्डेड है। देखिए बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है, जिनको साफ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इस बात को देखें कि जो कल की स्थिति थी कि एक रात में सिर्फ 5 घंटे के अंदर 50 मिसाइल्स गिर जाती हैं इजराइल के ऊपर, ये परसों रात की कहानी थी कि परसों रात को अचानक 5 घंटे के अंदर 50 मिसाइल्स गिरी। ये 50 मिसाइल्स रैंडम फायर नहीं की गई थी, जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये मिसाइल्स बड़ी सटीक तरीके से टारगेट चुन चुन कर फायर की गई और इजराइल के फायर स्टेशन उड़ाए गए, इजराइल के जो ऑयल डिपोज हैं उन पर हमला हो रहा है, जो स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग्स हैं, लोकेशंस हैं, उस पर हमले हो रहे हैं। ये बड़े फाइन हमले हैं और ये बता रहे हैं कि पूरी जानकारी ईरान के पास भी है। और ये अब कहा जा रहा है कि इसमें जो सबसे पहला निशाना है वो हर वो शख्स है, हर वो बिल्डिंग है, इमारत है, वो हेडक्वार्टर्स है जिसका इस्तेमाल अली खामेनी साहब पर हमला करने के लिए किया गया। देखिए अब से कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सऊदी में एक बिल्डिंग पर हमला होता है, उस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्सा उस बिल्डिंग का पूरी तरह से तबाह हो गया। जानते हैं वहाँ क्या चल रहा था? वहाँ पर CIA का एक दफ्तर चल रहा था, यानी इस पूरे इलाके में CIA उस बिल्डिंग से अंजाम दे रहा था, अपनी प्लानिंग को अंजाम दे रहा था और सऊदी में उसके ऊपर स्ट्राइक होती है और उसका जो एक प्रकार से आप दफ्तर कह लीजिए CIA का, वो पूरी तरह से तबाह हो गया। यानी ये हमले आपको ऐसा लग सकता है कि रैंडम हमले हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, बड़ी स्पेसिफिक हमले हो रहे हैं। और अब ईरान का मुख्य टारगेट है चुन चुन कर हर उस शख्स को ख़त्म करना जो सुप्रीम लीडर के असैसिनेशन में शामिल था। और ये हमले इसी तरह से हो रहे हैं। देखिए अभी इसमें से कितने लोगों की मौत है ये अभी आंकड़े कुछ समय बाद सामने आएंगे, सबूत कुछ समय बाद सामने आएंगे, लेकिन ईरान का दावा है ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक खामेनी साहब पर हमला करने वाला एक भी हत्यारा या उन पर निशाना बनाने वाले शख्स जीवित है। यानी ये जंग लंबी चलने वाली है और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये कहना है ईरान का। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए आज अलविदा जुमे की नमाज है और हम भी अमन शांति की कामना करते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं उसकी खबर आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको बता दें कि ईरान के खिलाफ जंग का आज 4वां दिन है। नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस 4वें दिन भी अमेरिका को ईरान से मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, कल देर रात अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने जिसे सोचा भी नहीं था ईरान वो कर रहा है। जी हां, ईरान जंग में अमेरिका को ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं और ये झटका इस बार बहुत बड़ा है। अब ईरान जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका का सबसे पावरफुल KC-135 ईंधन टैंकर विमान खाक हो चुका है। ईरान से यह खबर आ रही है जहां पर इराक में ईरान से जुड़े युद्ध अभियान के दौरान अमेरिकी वायुसेना का हवाई रिफ्यूलिंग विमान यानी कि KC-135 क्रैश हो चुका है। अमेरिकी सेना ने इस घटना की पुष्टि कर दी। आज सुबह सुबह एक एक्स पर पोस्ट किया गया सेंट्रल कमांड की तरफ से, जिसमें इस बात की पुष्टि कर दी गई है। माना जा रहा है कि इस हादसे में सवार सभी पायलटों की मौत हो गई है। हालांकि हादसे के बाद बचाव दल इलाके में इस वक्त जो इसका मलबा है उसे खोजने के अभियान में जुटा हुआ है। दरअसल इराक में अमेरिकी वायुसेना का एक KC-135 टैंकर विमान गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान हादसे का शिकार हुआ है या फिर ईरान ने इसे मार गिराया, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि ईरान के मिलिशिया ग्रुप का दावा है कि इस विमान को गिराया गया है और बताया जा रहा है कि एक नहीं बल्कि दो ऐसे विमान हैं जिनको गिरा दिया गया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, एक की बात तो अमेरिका ने कबूल कर ली है, यानी माना है कि वो पूरी तरह से जो कि KC-135 विमान है वो खत्म हो गया है, जल गया है, उसकी बात तो मानी है, लेकिन दूसरे की बात नहीं मानी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इस विमान को मार गिराया है और इस बात का दावा ईरान कर रहा है, उसकी मिलिशिया ग्रुप्स कर रही है, जबकि अमेरिका का इससे पूरी तरह से इनकार दिखाई दे रहा है। बहरहाल इस दुर्घटना ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के अभियान को एक बड़ा झटका दिया है और इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि क्या अमेरिकी वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, दुर्घटना का शिकार हुआ, या फिर ईरान द्वारा इसे मार गिराया गया। अगर मार गिराया
गिराया गया है तो आप समझिए एक बड़ा नुकसान, एक बड़ी क्षति, एक बड़ा झटका अमेरिका को। बताया जा रहा है कि विमान में 5 चालक दल के सदस्य सवार थे जिस वक्त इसे गिराया गया। हालांकि अमेरिका को यह झटका पश्चिमी इराक में लगा है और यह घटना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत चल रहा था। अभियान के दौरान जो अमेरिका की तरफ से बयान आया है, अमेरिकी केंद्रीय कमान यानी सेंट्रल कमांड ने के अनुसार इस मिशन में 2 विमान शामिल थे। देखिए, वो खुद कह रहा है कि 2 विमान है, टकराए हैं, एक विमान खत्म हो गया यानी बर्बाद हो गया तो दूसरे का हुआ क्या, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है? ये बड़ा सवाल, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इनमें से एक विमान सुरक्षित रूप से उतारने में कामयाब रहा है, सेंट्रल कमांड का ऐसा कहना है। हालांकि दूसरा विमान पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और अब इसका मलबा तलाशा जा रहा है। अमेरिकी सेना ने इसे बड़ी क्षति बताया है। आप समझिए, जब अमेरिकी सेना ही इसे बड़ी क्षति बता रही है तो एक बड़ी कामयाबी ईरान के लिए, उसके प्रॉक्सीज के लिए है। गौरतलब है कि जिस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत यह विमान उड़ान भर रहा था वो मुख्य रूप से ईरान पर हमलों से संबंधित माना जा रहा था और अब इसे ध्वस्त कर दिया गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका और ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है। इधर अगर बात की जाए, दूसरी खबर की भी बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, जिस तरह के हालात पूरी दुनिया में बने हुए उससे जुड़ी यह खबर है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने गुरुवार को धमकी दी है कि अगर ईरान के ऊर्जा ढांचे और बंदरगाहों पर हमला अमेरिका इजराइल की तरफ से हुआ तो फिर वो इस क्षेत्र के तेल और गैस को आग के हवाले कर देंगे। देखिए, इस वक्त ईरान जो है वो क्षेत्रीय लड़ाई की तरफ आगे बढ़ चुका है। पूरे क्षेत्र में इस वक्त अलग अलग अरब देशों की बात की जाए तो वहां पर हालात बहुत खराब हैं और अब इस तरह की धमकी देना कि तेल और गैस को आग के हवाले कर दिया जाएगा, आप समझ सकते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है। इसने कहा है कि देश के ऊर्जा ढांचे या बंदरगाहों पर जरा सा भी हमला होने पर उसका करारा जवाब और विनाशकारी जवाब दिया जाएगा, ऐसा IRGC का कहना है, ईरान का कहना है। IRGC के बयान को ईरान के सरकारी टीवी यानी IRIB ने भी जारी किया है। वहीं ईरान के सुरक्षा प्रमुख ने कहा है कि वो अमेरिका को पछताने पर मजबूर कर देंगे और कोशिश भी यही हो रही है ईरान की तरफ से। कहा 2 दिन में ट्रंप और नेतन्याहू युद्ध को समाप्त कर रहे थे, आज 14वां दिन है और 14वें दिन से युद्ध और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और अब इस तरह की धमकी। मुज्तबा खामनेई का कल आधिकारिक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि किस तरह से वो बदला लेने की बात कह रहे हैं। अब ऐसे में आप समझिए कि एक पूरे रिजीम को चेंज करने की बात हो रही थी। रिजीम के एक बड़े नेता को, आयतुल्लाह अली खामनेई को मार दिया गया, लेकिन अब देखिए एक और नेता वहां पर उनको पद पर बैठा दिया गया और उनकी तरफ से अब इस तरह की धमकी और उसके बाद जिस तरह के हमले लगातार अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर, वो भी चिंता का विषय है। यानी यहां से तो लगता नहीं कि मामला भी ठंडा पड़ने वाला है या युद्ध और आगे बढ़ेगा। इन सब बातों से तो इसी बात का जिक्र होता है। IRGC ने कहा है कि इस तरह के हमले की स्थिति में इस क्षेत्र के तेल और गैस से जुड़े सभी इंफ्रास्ट्रक्चर जिनमें अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों का सीधा हित जुड़ा है, आग के हवाले कर दिया जाएगा और नष्ट कर दिया जाएगा। अमेरिका और इजराइल के अभियान के जवाब में ईरान खाड़ी देशों में मिसाइलों और ड्रोन की मदद से लगातार हमले कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। ईरानी फौज हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा व्यापार प्रभावित हो रहा है और इसका असर तो अब दिखने लगा है। हर जगह आप देखिए कि तेल और गैस की किल्लत हो रही है, दाम बढ़ रहे हैं, काला बाजारी हो रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है और दुनिया के कच्चे तेल का 5वां हिस्सा, हम आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। इसीलिए पहले से अंदेशा लगाया जा रहा था कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर युद्ध छेड़ते हैं तो फिर एक बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान बंद करेगा और अब हो भी ऐसा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि यह युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने ट्रंप को अब सीधे सीधे धमकी दे दी है। लारिजानी ने एक्स पर लिखा है, हालांकि युद्ध शुरू करना आसान है लेकिन इसे कुछ ट्वीट से नहीं जीता जा सकता है। देखिए, ट्रंप जिस तरह से ट्वीट खेलते हैं या उनके व्हाइट हाउस की तरफ से ट्वीट आते हैं, उनके नेताओं की तरफ से ट्वीट आते हैं। अब अली लारिजानी का ये बहुत बड़ा एक्स पर जो पोस्ट आया है उसमें उन्होंने कहा कि
ट्वीट से युद्ध नहीं जीता जा सकता है। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक आपको पछताने पर मजबूर नहीं कर देंगे। इस बीच IRGC की खुफिया एजेंसी ने पूरे क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि वो 11,000 अमेरिकी सैनिकों को की जानकारी देने की अपील की है जो होटलों, निजी आवासों में रह रहे हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज ने इस बात की जानकारी दी है, क्योंकि अपील किया गया ईरान और IRGC की तरफ से कि अमेरिकियों की पहचान करके और उन्हें निशाना बनाने के लिए हम मजबूर हैं। बेहतर है कि उन्हें पनाह ना दी जाए, उनके ठिकानों से दूर रहा जाए। इसमें आगे उन्होंने कहा है कि अमेरिकी आतंकवादियों के छिपने की जगह की सटीक जानकारी देना आपका इस्लामी फर्ज है। तो ये बड़ी बात अब IRGC ने कहा है कि हम किसी आवाम या लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हां, अगर अमेरिकी सोल्जर्स, अमेरिकी लोग कहीं छुपे हुए हैं, अगर आप उनको पनाह देते हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, और अगर आप सटीक जानकारी देते हैं तो हमें टारगेट करने में उन्हें आसान होगा, और यह आपका इस्लामी फर्ज है। सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है। और इस वक्त अभी कुछ देर पहले भी ट्रंप ने एक बयान दिया है कि देखिए, जो मुज्तबा खamenei है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो शायद घायल हैं, वो सामने नहीं आए हैं, और हम चाहते हैं कि उनकी मौत हो जाए, इस तरह की बात। और इसीलिए अली लारिजानी ने कहा है कि सिर्फ आप ट्वीट करके या एक्सपर्ट पोस्ट करके आप जंग नहीं जीत सकते हैं, आपको इसके लिए लड़ना होगा, और हमारी तैयारी तो बहुत लंबी है और हम इस युद्ध को बहुत लंबा लेकर जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर युद्ध खत्म कैसे होगा? क्या पूरी दुनिया इस वक्त जो हाहाकार, खासतौर पर तेल और गैस को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, क्या वो मसला जो है वो जल्द हल होगा? इस बात का इंतजार हमें भी रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे लेकर भारत में भी अब गैस और जो तेल है उसकी किल्लत नजर आने लगी है। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि इस वक्त तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले दिनों के लिए कुछ दिक्कत आए और इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन इसी बीच इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग से भारत में रसोई गैस का जो संकट पैदा हो गया था वो अब बहुत जल्दी दूर होने वाला है, क्योंकि सरकार इस संकट से निपटने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि भारत ईरान के साथ लगातार बातचीत कर रहा है और बहुत जल्दी LPG सिलेंडर की सप्लाई मिलने की उम्मीद की जा रही है। वो कैसे, वो भी आपको बताते हैं। तो जल्द ही LPG की सप्लाई मिलने की उम्मीद है, क्योंकि न्यूज़ 18 के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बाद ईंधन संकट की चिंताओं के बीच भारत ईरान के बीच लगातार इस वक्त बातचीत हो रही है। जल्द ही LPG की सप्लाई मिलने की उम्मीद है। आधिकारिक स्थिति की बात की जाए तो आधिकारिक स्थिति की बारीकी से नजर रखी जा रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में रुकावटों का असर ऊर्जा शिपमेंट पर पड़ रहा है। 8 LPG टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इस वक्त खड़े दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इसमें से 8 LPG टैंकर इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ठीक पहले खड़े हैं। सरकार इन जहाजों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए ईरान के संपर्क में है। बताया जा रहा है कि आज चौथे दिन भी एस जयशंकर की बातचीत हुई है अब्बास अरागची से। अधिकारियों ने बताया है कि ईरानी अधिकारी इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं और उन्हें अपने इन मरीनों की भी चिंता है, जो कि इस वक्त, ये आप सुनिए, समझिए कि किस तरह से ईरान के बहुत सारे लोग हैं जो कि इस वक्त भारत में हैं, और इस समय भारत में लगभग 250 ईरानी नाविक इंडिया में मौजूद है जो कि घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। और उसी को लेकर बताया जा रहा है कि भारतीय अधिकारी लगातार उनके लौटने का इंतजाम कर रहे हैं। भारतीय अधिकारियों ने उन्हें रहने की जगह दी है, जबकि उनके घर लौटने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। यानी एक तरह से कह लीजिए ईरान और भारत के बीच में कुछ समझौते हो रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो LPG से लदा जो जहाज है वो शायद